हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। और जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि आज हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्या किस पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है हम उन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी हम उन पे चर्चा कर चुके हैं और हम अब किस पे बात कर रहे हैं, जो गैर संवैधानिक निकाय हैं। तो ये सारे जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ तो स्पेशली एमपीपीएससी वालों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी अदर स्टेट पीसीएस के जो भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एमपी वालों के लिए ही इम्पोर्टेंट है या सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं ना, उन सभी के लिए ये टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि मतलब ज़रूरी इनसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आप चाहे बिहार पीसीएस का पेपर उठा के देखें या आप यूपी का देखें या हरियाणा का देखें, तो इन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ें पढ़नी, और इतने बड़े बड़े टॉपिक भी नहीं होते हैं, बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ें रहती हैं। और काफ़ी देखो, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ी थी उनमें से जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया और जो ओबीसी को हो गया, मतलब क्या ही था, हलवा टाइप का था। वही कार्य हैं, वही सब कुछ है। बस थोड़ी बहुत बातें याद रखनी थी कि उनके अभी वर्तमान में हेड कौन है, कब से ये लॉन्च हुआ, कैसे कैसे हुआ, आर्टिकल नंबर्स कौन से हैं। मतलब चीज़ें हम यदि पढ़ते जाते हैं ना तो हाँ, लेकिन ये है ना कि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है। कि हमने एक टॉपिक पढ़ा फिर चलो छोड़ते हैं, क्या ही पढ़ना है। तो उससे फिर जब दूसरा पढ़ेंगे तो लगेगा यार क्या है। और जब आप लगातार पढ़ोगे तो आप चीज़ों को लिंक कर पाओगे, और जब लिंक कर पाओगे तो एक मतलब कि एक जो पॉइंट होता है, एक जो टॉपिक होता है ना, वो दूसरे टॉपिक से ऑलरेडी लिंक होता है। अभी देखो हमने पढ़ा था जो अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हमारा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राइट। हमने किसके बारे में पढ़ा था, ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय हैं जिन्हें किसी कानून वगैरह के द्वारा पारित किया गया है, जिनका संविधान में वर्णन नहीं, वो गैर संवैधानिक निकाय। तो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमने पढ़ा, और जो अभी आज पढ़ने वाले हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इनमें दोनों में बहुत ही मतलब आप माइनर डिफरेंस देखने को पाएंगे, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है। कि मतलब राज्य के लिए है तो राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाएगा, और वहाँ पे जो भी न्याय मतलब उनके हेड होते हैं। तो अभी जब चीज़ें पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल रेगुलर क्लासेस यदि ले रहे हैं तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिंक कर पाएंगे। आपका जो पढ़ने का ना बर्डन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको वो चीज़ें हलवा लगेगी कि यार क्या ही है, मतलब अब उसमें जो है इसमें भी वो थोड़ा बहुत चेंज कर लो, बस काम खत्म। थोड़ा दिमाग में रखना है, उसके बाद ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस एक ध्यान से पढ़ लिया, उसके बाद सारे के सारे निपटते जाएंगे आपके। तो सबसे ज़रूरी काम ये जो मैं बता रही हूँ कि पढ़ना है, बन जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। जो भी मैं टॉपिक बोलूँ, मतलब जितने भी मैं पॉइंट बोलते जाऊँ, तो आप प्लीज़ नोट करते जाइएगा, अपनी रफ पेन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो बुक में लिखा हुआ है उतनी सारी चीज़ें तो हमारे काम की है नहीं, ठीक है। तो काम की क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें से वो चीज़ें हमें निकालनी है, अपनी शॉर्ट नोट्स बनानी है। और रेगुलर होंगे तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। खैर, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। आप हेडिंग डाल लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये मैं अपडेटेड बुक की पीडीएफ मेरे पास से, इसलिए मैंने इंग्लिश में खोला है। तो किसी का यहाँ पे शिकायत नहीं होनी चाहिए कि इंग्लिश में आप क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं हिंदी में बोलूँगी, ठीक है। क्योंकि जो 5th एडिशन की बुक है उसमें अपडेट नहीं है चीज़ें, और आपको गलत जानकारी देना उचित नहीं है। तो बेहतर, आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझेंगे जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो क्योंकि देखो यार, आप करंट से अपडेट रहोगे, चीज़ें जो वर्तमान में हो रही हैं, हम बहुत पुराना पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा कि हिंदी इंग्लिश में जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करिए आप लोग, और जो लिखने के लिए बोल रहे हो आप लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको हेडिंग क्या डालनी है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब कि आपका जो है राज्य मानव अधिकार आयोग। क्या लिखना है, हिंदी इंग्लिश वाले जो भी हैं जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप लिखें, राज्य मानव अधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, राइट। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना है, तो आप जैसे भी लिखना चाहें, ठीक है, पॉइंट नंबर डालिए। और यहाँ पे आपको लिखना है कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। आप क्या लिखेंगे, जो हमारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो कैसा निकाय है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
ठीक। इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, ये कब बना था, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये अधिनियम बनाया गया था, यानी कि ये जो हमारा कमीशन बना था, किस अधिनियम के तहत बना था, इसका नाम बहुत ज़रूरी है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो आपको क्या लिखना है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, और जो नेशनल का बना था वो भी इसी एक्ट के तहत बना था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो राज्य के लिए, ठीक है, ये बनाया गया था। ये स्पेशली हम स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हर एक स्टेट में सेम रूल रेगुलेशन होंगे इसके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एमपी वाले अलग से नहीं करेंगे, यूपी वाले अलग से नहीं करेंगे, बिहार वाले अलग से नहीं करेंगे, हर स्टेट का सेम ही इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो आप कहीं से भी हो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दो बातें देख ली, पहला कि ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि जो ये हमारा है किस एक्ट के तहत बना, किस अधिनियम के तहत, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कब बना, 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। देन इसके बाद हम बात करें कि पहले देखो इसमें क्या था कि पहले कुल आपके थे कितने राज्य थे, यहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ 23 थे जो स्टेट इसमें मतलब जितने स्टेटों में ये लागू किया गया था उसमें से 23 ही राज्य थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने स्टेट अब हो चुके हैं, 26 स्टेट अब इसके अंडर में आते हैं, मतलब 26 स्टेट में ये राज्य मानव अधिकार आयोग है, ठीक है। तो उनमें से 26 में से जो आपका आंध्रा और तेलंगाना वाला है वो एक में ही है अभी, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, उनका अलग अलग नहीं है। अब बात करते हैं इसके आगे की, यहाँ पे इसकी पूरी कहानी मैं बता चुकी थी कि राज्य मानव अधिकार आयोग या मानव अधिकार के बारे में ये सब चीज़ें क्यों आई थी। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है आप उसका जब वीडियो देखेंगे तो आपको वो डिटेल पूरी पता चल जाएगी। तो इसमें हमने 3 बातें देख ली। अब नेक्स्ट आते हैं इसके संरचना में, यानी कि ये जो आयोग है ना, इसमें से कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स का ये बहुसदस्यीय निकाय है कि एक सदस्यीय निकाय है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी है। ये कैसी है, एक बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है। उसके बाद बहुसदस्यीय निकाय तो है, ठीक है, हमने जान लिया, लेकिन जानना अभी ये भी जरूरी है कि यहाँ पे 1 मेंबर है, 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर, ऑब्वियसली कि 1 से तो ज़्यादा ही होंगे, तो 2 हैं, 3 है, 4 है, ये भी संख्या हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसमें आप क्या लिखेंगे, संरचना लिखेंगे, कुछ भी लिखें, सदस्य संख्या जो भी आप कंफर्टेबल हो लिखे, ठीक है। उसमें आपको बस ऐसे एरो का निशान लगा के क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख लेना है कि 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, ठीक है। यहाँ पे 1 अध्यक्ष की बात की गई है और 2 अन्य सदस्य होते हैं इसमें, ये याद रखिएगा कि कौन होते हैं, 1 हेड होता है, 2 अन्य सदस्य, यानी कि टोटल 3 होते हैं। अध्यक्ष को मिला के टोटल कितने सदस्य हो गए, 3 सदस्य इसमें होते हैं। देखिए ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, संख्या पूछी जाती है, क्वेश्चन आप सॉल्व किया करिए प्रीवियस ईयर के, और आपको पता चलेगा कि पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप पीएमपी की तैयारी कर रहे हैं या गुजरात की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ वहीं का पेपर सॉल्व करिए। पेपर आप हर एक स्टेट का पेपर आप सॉल्व भी किया करिए, क्योंकि क्वेश्चन ना वही सारे के सारे मतलब इधर उधर घुमा के ही पूछे जाते हैं, और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है, कितने, 3 सदस्य। जैसे मैं ये बता रही हूँ पेपर सॉल्व करने का, तो बायो के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि उठा लिए जाते हैं, मतलब सीधे के सीधे कोई अदर स्टेट का पूछा, दूसरे स्टेट वाले उठा बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन छाप देंगे, और फिर जो पढ़ा उसकी बल्ले बल्ले, जो नहीं पढ़ा कहाँ से आ गया क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऐसे वाले मतलब ठीक है, पढ़ा करिए, पेपर सॉल्व किया करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि देखो हम लोग भी बोलते हैं ये पेपर में पूछा गया था, ऐसा ऐसा पूछा जाता है, तो फिर मतलब हवाबाजी वाली बात हो गई ना कि हमने कुछ भी बोल दिया आपने मान लिया। तो थोड़ा अपने से करेंगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ एग्जैक्टली ये राइट है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे गलत हमें बहकाया जा रहा है या हमें पे यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, थोड़ा इससे भी आप लोग वाकिफ रहोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि मल्टी मेंबर बॉडी है, कितने हैं, 3 है, 3 में से 1 हेड है, 2 अन्य मेंबर्स हैं। अब ये कौन से मेंबर होंगे जो इसके हेड बनेंगे, जो इसके अदर सदस्य बनेंगे, तो सेम वही वाला
पूरा फंडा है। यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो हमारे हेड होते हैं उनमें से क्या होता है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसका, हमने वहाँ पे देखा था कि न्यायालय का जो भी हमारे न्यायालय हैं उनके, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी का भी वहाँ पे चीफ जस्टिस बन सकता है, ठीक है, अध्यक्ष नेशनल वाले में। यहाँ पे क्या बता रहा, हाई कोर्ट, नॉट ए सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें कि हाई कोर्ट के बारे में बता रहा है कि हाई कोर्ट का जो क्या होगा, कोई सेवानिवृत्त सदस्य है या कोई सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश है या एक कुछ मतलब जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, या कि आप बात करो जो सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है, या तो आप देखो कि राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो, वे इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हेड कौन बनेगा। हेड की यदि हम बात करते हैं तो जो हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सेवानिवृत्त है, तो वो यहाँ पे इस पद के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपके सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा स्टेट में, हाई कोर्ट के ही जो अन्य न्यायाधीश हैं या जो कहीं भी जिला न्यायालय में भी लगभग 7 वर्ष, ठीक है, 7 से आगे नहीं दिया गया है, तो 7 वर्ष से आप याद रखिए कि जो 7 ईयर का इनका टेन्योर होता है, उतना यदि करते हैं तो ये इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए, राइट। अब हम बात करें यहाँ पे कि इनकी नियुक्तिकर्ता कौन है। तो इनकी नियुक्ति की यदि बात कही जाए तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, नियुक्ति, ठीक, और नियुक्ति के आगे आपको सिर्फ लिख लेना है कौन, राज्य का राज्यपाल। कौन करता है नियुक्ति, राज्य का राज्यपाल। अब इन्हें पद से हटाएगा कौन, ठीक है, तो ये हटाएंगे कौन हमारे, तो हटाएंगे राष्ट्रपति महोदय, ना कि राज्यपाल। ये यहाँ पे सबसे बड़ा की पॉइंट है आपके लिए कि हटाएगा कौन, नियुक्ति कौन करता है, राज्य का राज्यपाल, क्योंकि राज्य के ये क्या है कि हमारे लिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, कौन करेगा, गवर्नर ही करेगा स्टेट का। लेकिन जब भी हटाए जाने की बात आएगी तो हटाएगा कौन इसे, तो हटाएगा इन मेंबर्स को राज्य का राष्ट्र का जो राष्ट्रपति होते हैं वो इन्हें हटाएंगे। राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है, ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आता है इनके कार्यकाल की भी बात कर लीजिए आप। तो इनके यदि हम कार्यकाल को देखें तो जो इनका कार्यकाल होता है इसमें कितना टाइम होता है, ठीक है, यहाँ पे कार्यकाल आप लिखोगे, कार्यकाल के आगे आपको लिखना है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। मतलब क्या हुआ इसका कि या तो 3 वर्ष या तो 70 वर्ष। देखो ये 2006 में चेंज हो गया था, 2006 तक यहाँ कितना था, 5 वर्ष था, नेशनल का भी और स्टेट का भी, कि 5 वर्ष या 70 वर्ष। लेकिन 2006 में संशोधन हुआ इसमें और ये चेंज कर दिया गया था, और जो इसका टाइम पीरियड था उससे थोड़ा सा घटाया गया था। एज तो वही सेम थी कि 70 वर्ष कंप्लीट होगी, 70 वर्ष की आयु जो भी पहले कंप्लीट हो, ठीक है, लेकिन जो इसका वर्ष दिया गया था तो 3 वर्ष का ही टाइम इन्हें दिया गया था। और अब जो कि सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है वो पॉइंट आपको नोट करना है, और वहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है कि इनको क्या करना है, ये जो होते हैं यदि एक बार अध्यक्ष बन गए या सदस्य बन गए किसके, राज्य मानव अधिकार आयोग के, तो वो किसी भी और सरकारी पद के लिए अब अप्लाई नहीं करेंगे। अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ये ना वर्ड पे ध्यान देना कि ये जो सदस्य होते हैं ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे। कोई भी का मतलब कोई भी, मतलब कि किसी अदर स्टेट में जाके ये क्या कर ले कि फिर से यहाँ पे जो राज्य मानव अधिकार आयोग के हेड बन जाए या एसटी कमीशन के हेड बन जाए, या कि अदर कोई गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे अप्लाई करें, प्रोफेसर बन जाए, या कुछ भी मतलब करना चाहें तो ये अब नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे इनके लिए बाध्यता है कि यदि एक बार इसके मेंबर बन चुके हैं तो ये किसी भी, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, ठीक है, कहीं के भी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, प्राइवेट या कहीं भी करे, कुछ भी करे, इनका मामला है, लेकिन सरकारी नौकरी फिर अब ये नहीं करेंगे। ये ना पे ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब आते हैं आगे,
तो हमने देख लिया कि इन्हें हटाएगा कौन, नियुक्त कौन करेगा, क्या क्या इसमें होगा, क्या वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब यदि हम बात करें इनके कार्य की, कि जो इनके फंक्शंस हैं क्या क्या हैं, तो देखो कुछ मेजर कार्य जो हैं वो मैं बता देती हूँ, और बाकी के कार्य आपको समझना हो तो वही कहूँगी मैं, क्योंकि मैंने उसमें पूरा इसकी हिस्ट्री समझाई है पहले कि किस लिए ये बनाया गया था, और ऑब्वियसली कि किस लिए बनाया गया था वही काम करेंगे ना जिसलिए हम बनाया गया है। तो अब वकील का काम क्या होगा, वकीलत करना होगा। अब वकील कहे कि हम डॉक्टर ही करेंगे तो वो तो फिर मतलब जितने लोग बीमार होंगे उनको तो मार ही डालेगा। तो इसलिए अब इनका काम जो बनाया गया था मानव की सुरक्षा के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए, ऐसे नहीं कि ये मानव को सेफ्टी देंगे, मानव को मतलब सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनकी जांच पड़ताल करना है। एक पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके कार्य पे आती हूँ कि ये एक कैसा निकाय है। ठीक है, हमने देखा गैर संवैधानिक तो है, लेकिन यहाँ पे ये एक सलाहकारी, भाई एग्जामिनर का ना बड़े सन के होते, कुछ भी पूछ लेते हैं, हमें सतर्क रहना। ये एक क्या है, सलाहकारी निकाय है। यानी कि ये अपना सलाह दे सकते हैं, वहाँ पे उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप क्या करो, हमारी बात मानो ना मानो, ये उन पे डिपेंड करेगा कि इनको मानना है या नहीं मानना है, क्योंकि अपनी रिपोर्ट या राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल विधानसभा में या कि विधानमंडल में लाते हैं। ठीक है, तो देखो कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में ना विधान परिषद भी होती है, इसलिए मैं विधानमंडल बोल रही हूँ, क्योंकि विधानमंडल में 3 अंग होंगे, राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी, जैसे हमारे संसद में होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होता है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होता है। ठीक है, और तो यहाँ पे विधान मंडल जो होता है, यहाँ पे भी राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। वो अलग मैटर है कि कोई मतलब कुछ ही राज्य हैं जो कि अपने राज्य में विधानसभा लागू करना चाहते हैं, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तक मतलब कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में नहीं है। तो इसलिए जहाँ पे भी है तो वो भी मतलब इस रिपोर्ट का क्या करना क्या नहीं करना शामिल होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है यहाँ पे कि मतलब कैसा निकाय है, आप लोग नोट कर लिए कि एक सलाहकारी निकाय है। इन्हें किस तरीके की शक्ति प्राप्त है, तो इन्हें दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। ये जो कमीशन है कैसी शक्ति प्राप्त है, जो दीवानी न्यायालय की शक्ति है वो प्राप्त है। ठीक है, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, ये जो होते हैं ना, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। तो ये कार्यवाही कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये प्रावधान नहीं है कि तुम इसे सजा दो या इनके लिए कोई हेल्प करो, जाके इनकी मदद करो, इन्हें पैसा प्रोवाइड करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जांच पड़ताल करो, आके यहाँ पे बताओ अपनी रिपोर्ट, तो बस इतनी शक्ति है इनके पास। अब आते हैं कार्य में कि इनके कार्य क्या क्या हैं। तो इनके कार्यों में देखो, जो सबसे पहला आता है कि मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना। ठीक है, कि उनके उल्लंघन की यदि जांच हो, मतलब कि उनका कोई वायलेशन हो रहा है तो किस तरीके का हो रहा है, उनकी जांच पड़ताल करना है। लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानव अधिकार उल्लंघन की प्रार्थना, और जिसकी एक वह अवहेलना करता हो कि जांच या प्रेरणा या न्यायालय के आदेश से यहाँ पे ये कर सकते हैं। राइट, अब आता है कि न्यायालय से में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। जैसे मैंने केस बताया था कि जो व्यक्ति थे, मतलब उनकी छोटी सी सजा, जिस जुर्म के लिए उन्हें वो एक बहुत ही नॉर्मल सज़ा डिजर्व करते थे, तो वहाँ पे उन्हें उनके जीवन के 70 वर्ष गुजारने पड़ गए उस छोटी सी सज़ा के लिए। तो इन कामों के लिए फिर ये मानव अधिकार आयोग बनाया गया था कि यदि किसी भी फैसले पे देरी हो रही है तो उस पर ये आवाज़ उठाएं। मुद्दा जो अभी रिसेंट में ज़रूरी है कि हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है, गया सरकारी काम तो आप जानते ही हैं। अब न्यायालय में गया, पता नहीं कितने केस पेंडिंग में पड़े। 3 तलाक का केस था। ठीक है, तो जो 3 तलाक का केस था, में भी यहाँ पे राम मंदिर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 तलाक का केस था, क्योंकि वहाँ पे आए दिन देखो राम मंदिर है, ठीक है, किसी की जो भावनाएं हैं मैं उनको आहत नहीं कर रही हूँ, बस एक और मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे बच्चे के हिसाब से सुनेंगे और बातों को समझेंगे। तो देखो यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको कि राम भगवान हैं, हमने देखा नहीं देखा, शायद किसी ने नहीं देखा, किसी ने देखा भी होगा, वो उनका है। ठीक है, कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, क्या है क्या खाते हैं क्या पीते हैं, यदि मंदिर में है ठीक है।
उनके लिए हमें भव्य मंदिर बनवाना, वो भी सही बात है, आप बनवाइए। लेकिन ज़रूरी क्या है कि जो एक जीवित प्राणी है आपके सामने, जिसके साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है, जिससे आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जीवित प्राणी मतलब 3 तलाक की मैंने बात की। मुस्लिम कम्युनिटी में क्या हो रहा है कि आप मतलब 3 बार कह दिए तलाक तलाक तलाक, और क्या हो गया, आपका हो गया तलाक। ठीक, मतलब ये राइट सिर्फ पुरुषों के पास है। ऐसा नहीं कि महिला कह दे कि भाई तलाक 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 तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा। ये राइट अब पुरुषों के सिर्फ पास है। तो इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी कि इनका जब मन किया तब इन्होंने क्या कर दिया, कह दिया। मतलब कहीं भी खाना खा रहे हैं, कहीं भी घूमने गए हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, इनका मन हुआ कि भाई हम कह देते हैं, कह दिया, तलाक हो गए, खत्म बात। तो इससे उस महिला की ज़िंदगी का क्या होगा, ना कोई आगे की सिक्योरिटी, ना कोई पीछे की सिक्योरिटी, ना इसमें ये बताया गया कि यदि कोई पुरुष है, यदि शादीशुदा है, उसने तलाक दिया है तो उसे क्या किया जाएगा, उसे छोड़ता, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में है या हिंदू में जो तलाक वगैरह होते हैं तो उनके लिए प्रॉपर कानून बनाए गए थे। ठीक है, अब उनमें से ये था कि यदि आप तलाक भी देते हो तो उस महिला के सारे खर्चे आप वहन करोगे तलाक के बाद भी, ये इसमें प्रावधान था। लेकिन इनमें क्या था कि इनमें यही था कि आप दे दो, बस काम खत्म करो, और यहाँ पे इनका फिर जीवन क्या हो रहा है, कैसे जी रही, कैसे खा रही हैं। बच्चे तो इसके ही थे जिसने तलाक दिया था। ठीक है, तो अब उन बच्चों को भी ये लेके चलेगी, क्या खिलाए क्या पिलाए, मतलब पूरी झंझट इनके सिर पे मर दी गई। इन महाशय का तो क्या हुआ, 3 बार कह दिए तलाक तलाक, काम खत्म। तो मुद्दा ये ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, कि यदि आपको फैसला सुनाना है तो आप 3 तलाक के बारे में पढ़िएगा। ये आज का केस नहीं है, बहुत पुराना केस है, बहुत ही पुराना केस है, जो कि अब जाके सॉल्व हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर का, राम मंदिर का, 3 तलाक का, ये सारे मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत पुराना लंबे टाइम से चला आ रहा था, और जाके अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसका समस्या का समाधान किया गया, इस केस पे सुनवाई की गई है। तो यहाँ पे ये आयोग जो बनाए गए थे इसीलिए बनाए गए थे कि जो मुद्दा सबसे ज़्यादा पेचीदा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ आए दिन घुट घुट के मर रहे हैं लोग, उन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। और उस मुद्दे को ज़्यादा मतलब ये हाईलाइट करने का इनका काम है कि भाई इस पे ऐसी बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें यही बताया गया है कि जो न्यायालय में लंबित किसी भी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, यदि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो न्यायालय में, तो हस्तक्षेप करने का इनके पास अधिकार होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं आगे। इसमें क्या है कि जैसे जेल हो गया, जो जेलों में बंदी गृहों में जाकर जहाँ की स्थिति का अध्ययन करना, मतलब कि वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना, वह इस बारे में सिफारिशें करना कि जेल पे आपने गए, जेल पे ये देखने नहीं जाना कि उनको खाना टाइम से मिल रहा है, मार रहे हैं पीट रहे हैं। देखो, जेल पे वो जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि ऐसे भी होता वही हाल है जो कि मतलब हालांकि मैं बात कर चुकी हूँ, बट जो नहीं हुआ है उनके लिए कि देखो यहाँ पे हमने जुर्म किया, क्या किया, चोरी की। ठीक है, चोरी की सज़ा मुश्किल से कितनी होगी, मान लो हमने आपका मोबाइल चुरा लिया, तो चोरी की सज़ा कितनी होनी चाहिए, लगभग 6 महीने, साल भर जुर्माना, बस। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ भाई कि हालांकि हमने छोटी सी ही चोरी की थी, तो इसलिए मैंने इतना बताया कितनी होनी चाहिए सज़ा, जो जुर्म हमारा जिस हिसाब का हो, सज़ा भी हमें उस हिसाब की मिलनी चाहिए। ये हमारे पास भी मतलब जुर्म करने वाले के पास भी थोड़े बहुत अधिकार होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया भैया, ले जाके तुम उठा के जेल पे डाल दिए किसी भी गुनाह के लिए। अब ना उस पर कोई सुनवाई हो रही है, ना उस पर कोई बात हो रही है, पड़े हैं मतलब बिल्कुल क्या हो रहा है कि डेट पे डेट निकलती जा रही है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। घर वाले उसके परेशान हैं, इधर के उधर चक्कर लगाते जा रहे, और जितनी जमा पूंजी थी सब तो वो उसमें कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर दिए। समस्या का समाधान क्या निकला, कुछ नहीं, फाइलें उठ ही नहीं रही हैं। तो ऐसे जो मामले होते हैं तो ये लोग जाते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनको जेल के अंदर जाने का अधिकार होता है, उनसे बातचीत करने का अधिकार होता है, वो उनसे प्रॉपर बातचीत करते हैं। किससे,
ये जेल के अधिकारियों से बातचीत नहीं करते हैं, कैदियों से बातचीत करते हैं, उनका पूरा मामला समझते हैं कि भाई किसने क्या करके आया था, कितनी सज़ा हो गई, कितनी इसे मिलनी चाहिए, कैसे कैसे इसके साथ यहाँ पे सल्यूट किया जा रहा है। और उस हिसाब से फिर वो लोग सिफारिश करते हैं कि भैया ये केस जो आया था आज तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। और वो उसी केस के शिकार थे महोदय, जो मैंने बताया उनका, कि उनको छोटी सी सज़ा के लिए उन्हें कितने साल जीवन के निकल गए, 70 वर्ष, यही लापरवाही की वजह से, क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब उस बंदे को तुमने बुढ़ापा, जवानी से बुढ़ापा तो जेल पे ही गुजार दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। अब वो बाहर निकल के करेगा भी क्या? 2-4 साल जो ज़िंदगी के बचे थे वही रख लेते, क्या दिक्कत थी? तो ऐसे जो केसेज आते हैं उनके लिए ये काम करते हैं। ठीक, अब आता है आगे कि जो मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए जो कुछ संवैधानिक व विधिक बंधों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना। कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी क्या बना था, कोई भी मतलब नियम कानून लागू किए जाते हैं मानवाधिकारों के लिए, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि इन लोगों को वो उनकी थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे और उनमें से कुछ संशोधन वगैरह करना होगा कि भैया जो लोगों के लिए चाहिए तो एग्जैक्टली अभी उसकी मांगे डिमांड आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करिए, क्योंकि वो पूरा जांच पड़ताल करके बैठे होते हैं। ठीक है, और इसलिए वो ऐसी सलाह दे सकते हैं। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना। और ये शब्द यहाँ पे बार बार यूज हो रहा है, सिफारिश, मतलब कि ये बाध्य नहीं कर सकते, ओनली सिफारिश ही कर सकते हैं। बट किस किस मामले में कर सकते हैं यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो भी कुछ मतलब कि आपके देखेंगे कि शोध कार्य होते हैं तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी इसमें बात की गई है कि ये लोग कर सकते हैं। और मानवाधिकार के प्रति जो लोगों में चेतना जागृत करना, लोगों को इन अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना, उनको ये बताना कि भाई आपके पास भी कुछ राइट हैं, आप लोग भी यहाँ पे आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं। और यदि आप नहीं जानते हो तो उन्हें बताना लोगों को, क्योंकि देखो कि क्या होता है कि अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें हो सकता है मे बी कि पता होगी कुछ चीज़ें कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम आ रही है बच्चों के लिए, कौन सी स्कीम आ रही है महिलाओं के लिए, कौन सी स्कीम आ रही है बुजुर्गों के लिए, कौन सी स्कीम आ रही है किसानों के लिए, आपको पता होगी। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने क्या कब लॉन्च किया, बजट अभी पारित हुआ तो वहाँ पर आपको पता है कि किस फील्ड पर क्या किया गया। लेकिन भाई जो गाँव के इंसान है इंडिया का, मतलब आप देखो लगभग तो आप कह सकते हो 60-70%, मान लो मैं कह रही हूँ 50%, ठीक है, कि लोग गांव में ही रहते हैं। 50 तो नहीं है, 60-70 आप मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे जब गांव में ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो ऑब्वियस है कि ज़रूरत के हिसाब से, और जो शहर में रह रही है तो मैं नहीं कहती कि सब बिल्कुल लग्जरी जीवन ही जीते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपना झुग्गी झोपड़ी बना के जीते हैं। लेकिन जिनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, जिनके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, आप उस पर कर नहीं रहे हो। गांव वालों को पता नहीं है क्योंकि उनको अपने काम से भैया सुबह शाम कमाएंगे तभी तो खाएंगे, वरना खाएंगे क्या। तो वो गवर्नमेंट की स्कीम में पड़ जाएं तो उनको तो वैसे भी चला जाना है आधा टाइम, तो इसलिए उनको चीज़ें पता नहीं होती हैं। और जब ये लोग करते हैं ना, सरपंच वगैरह जो होते हैं गाँव के मुखिया वगैरह, तो वो जाके मतलब बताते क्या है यार, कितना घपला होता है यहाँ पे कि बात करने लगो तो पूरा दिमाग ही ऐसा लगता है कि फट जाएगा सोच के भी। कि यहाँ पे ही मेरे यहाँ के जो सरपंच हैं, ठीक है, तो उनकी तो कहानी से खैर मैं तो बहुत दुखित हूँ। हालांकि उनसे बात हुई मेरी एक दिन, तो एक तो उनकी मम्मी सरपंच है, ठीक है, मम्मी सरपंच है, काम कौन कर रहा, बेटा कर रहा। तो सबसे बुरा काम तो यही है कि आप महिलाओं को सशक्त बना रहे हो और वहाँ लिस्ट में क्या है कि भैया इस गांव की इस महिला सरपंच है और ये महिला सशक्त है। महिला को खुद नहीं पता कि हम गांव के सरपंच है, गांव का बच्चा नहीं जानता कि उस महिला का नाम क्या है जो हमारे गांव की सरपंच है। गांव का हर एक बच्चा यही जानता है कि ये इनका नाम जानता है कि ये सरपंच, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि थोड़ा मैं इनकी पोल खोल रही हूँ, और हो सकता है कि आप लोगों के यहाँ भी कभी कभी आप लोग भी अपने गांव के सरपंच वगैरह से मिला करिए, जहाँ भी रह रहे हैं, जो भी विधायक सिधायक है, जोड़ जुगाड़ लगा के मिल लिया करिए, ठीक है। और नहीं मिल रहे हैं तो कुछ भी मतलब इधर उधर से तो अभी से पता चल ही जाता है। तो इनसे जब बात हुई मेरी, तो मैंने बताया कि एक सब सेक्रेटरी थी, सहायक सेक्रेटरी, उसके लिए इन्होंने क्या किया, फर्जी काम कैसे करवा रहे हैं।
एक तो जुगाड़ से वो लड़की जितने भी 12वीं 11वीं पढ़ी है उसको ला के बैठा दिए। वो गांव का काम तो बहुत ढंग का कर नहीं रही है, ऊपर से उसके घर पे ही ऑफिस ले जाके रख दी। अब वो घर जाओ उसके तो बोलती है कि भैया हमारे घर में अभी तो ये काम का टाइम हुआ नहीं है, अभी से तुम लोग दौड़ के चले आते हो। तो गांव वाले तो आधे के आधे उससे परेशान हो चुके हैं। तो मैंने उससे कहा कि भैया ऐसा कर रहे हो आप, तो यहाँ पे इसको हटा के मतलब घर से इनका ऑफिस हटा के आप कहीं एक अलग सेफ जगह पे ऑफिस बना दीजिए गाँव के कहीं बीच में, ताकि ये काम के टाइम पे जाए कि काम का टाइम 9 से 5 बजे तक है या 10 से 6 बजे तक है, जो भी काम का टाइम है उस टाइम तक फिर पब्लिक को पता होगी तो वो जाएंगे। अब घर में है ना कोई टाइम फिक्स है ना कुछ फिक्स है, अब इसके तो भाव अलग से ही चौंकते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की स्कीम आती है और जब भी हमसे कहा जाता है कि 10 विकलांगों के नाम दो, विकलांग गांव में हमारे बहुत हैं, आप सबके गांव में बहुत होते हैं, लेकिन अब ये बोले कि हम 2-4 लोगों का डाटा रखे रहते हैं अपने पास। उन विकलांगों को नहीं पता कि हमारा डाटा, ऑब्वियस है कि सारा डाटा तो होता है उनके पास, कभी ना कभी तो जमा ही करना पड़ता है। अब जब उनके ये सब कुछ रखे हैं, इनको नहीं पता कि इनके डाटा ये लोग दे रहे हैं और इनका दे रहे हैं, इनकी सूची बनती है, बाकायदे इनके नाम से पैसा आता है और वो सारा चीज़ आज डिजिटल हो चुका है। लेकिन जितना इंसान ही डिजिटल का निर्माण किया है ना, तो फिर उससे कैसे निपटना उसे पता, बखूबी पता है। और वो मैं सुन के ना मेरे को लग रहा था कि मतलब चक्कर ही आ जाएगा कि अब विकलांगों को नहीं पता कि हमारा नाम गया, हमें पैसा आया या हमें कोई स्कीम के तहत कुछ भी सामान आया, व्हील चेयर आई, कुछ भी आया, वो उनके पास है। बढ़िया, पैसा भी उनके पास आ रहा है, सरपंच महोदय के पास जो भी सामान आ रहा है उनके पास आ रहा, मन किया तो दे दिए, नहीं मन किया तो नहीं दिए। अब गांव वालों को किसे पता है कि मतलब आ रहा है, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं और तभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं। हालांकि सरकार भी अपनी बहुत कोशिश करती है कि बहुत लोचा ना हो, बट वही मैंने बताया ना कि डिजिटल, यदि आप कह रहे हो कि डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल बनाने वाला कौन है? ह्यूमन है। और ह्यूमन जब डिजिटल बना रहा है तो उसका तो क्रॉस पॉइंट जानता ही होगा कि क्या करना है, फिर डिजिटल में से भी किस तरीके का क्या निकालना है वो तो सबको ही पता होता है। ठीक है, तो जब आप रूट लेवल पे जाओगे ना तो सच्चाई आपको तब पता चलेगी। छत से चढ़ के हमें जो नींव की गहराई कभी दिखती नहीं है, तो इसलिए हमें रूट लेवल पे जब जाएंगे तो देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि रियलिटी यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो ये कुछ काम होते हैं और एनजीओ वगैरह को भी ये लोग सहायता देते हैं। तो कुछ मेजर काम है जो कि आपको इनके याद रखना है और मे भी आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब थोड़ा सा इनके जो संशोधन हुए थे, संशोधन 2019 में हुआ अभी फिर से। ठीक है, 2006 में तो वो आयु मतलब जो वर्ष का था, टेन्योर था, वो तो कम हुआ ही था, लेकिन 2019 में हुआ। देखो 2006 बोल रही हूँ कि संशोधन हुआ, मतलब लिख लीजिए कि 2006 में एक बार संशोधन हो चुका था। इसमें 1993 में बना, 2006 में संशोधन हुआ। संशोधन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछ सकता है कि 5 वर्ष से 3 वर्ष की आयु कब हटाई गई थी या कब लागू की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। अब 2019 में क्या क्या संशोधन किए गए, यहाँ पे इसमें ये प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, चाहे फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए वो नियुक्त हो सकता है। राइट, सिर्फ अध्यक्ष। अब आता है यहाँ पे कि इसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य संख्या बढ़ाकर 2 से 3 कर दी, और जिसमें अनिवार्य रूप से एक महिला होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 3 तो थी ही, उसमें क्या कर दिया गया, एक महिला होगी। अनिवार्य रूप से यहाँ पे कौन होगा? एक महिला सदस्य होना जरूरी है। कौन? पहले क्या थे? 2 अन्य सदस्य थे ना। 2019 में हमने टोटल सदस्यों की जो संख्या पढ़ी थी वो कितनी थी? 3 थी। एक हेड था, 2 अन्य सदस्य थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है कि 2 से 2019 में 3 सदस्य कर दिया गया, यानी टोटल 4 हो गए। एक अध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, उन 3 में से एक कौन होगी? महिला। राइट, कौन होगी? एक महिला का होना अनिवार्य होगा। ये किस संशोधन के तहत कहा गया? 2019 के संशोधन के तहत। 2019 में बहुत अच्छे काम हुए। अब उसके बाद आता है कि इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मुख्य आयोग दिव्यांगजन के अध्यक्षों को राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग का पदेन सदस्य बना दिया गया है।
इस संशोधन के तहत जैसे हमने राष्ट्रीय जो नेशनल कमीशन था उसमें देखा था, उसी तरीके से इसमें भी कि जो भी इनके पिछड़ा वर्ग के लिए है, बाल अधिकार संरक्षण के लिए है, इनका पदेन हेड बना दिया गया है। ठीक है, कि वो इसकी मीटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे और इसके द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का जो कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए अर्हता भी प्रदान की गई है। यानी कि देखो, मैंने बताया था कि कोई भी सरकारी नौकरी ये लोग नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा बात को, लेकिन उसी पद के लिए ये पुनर्नियुक्ति की बात 2019 में संशोधन में कर दी गई है। किसके लिए? उसी पद के लिए अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, तो ये पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अदर सरकारी नौकरी ये अभी भी नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद होता है कि जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और यहाँ पे इनका जो काम होगा केंद्र सरकार के लिए भी, यानी कि जो यूटी होती है आपकी, वहाँ पे भी ये लोग काम कर सकते हैं, बट दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली भी आपकी यूटी है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम करेगा, अदर जो जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे यही वाले राज्य वाले ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका होता है ये कंप्लीट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी एंड थोड़ा बहुत आपको क्लास में ही रट गया होगा। रट गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रटा है तो एक बार और वीडियो देखिए। और फिर मैं कहूँगी कि आप लोग मेरे साथ साथ लिखा करिए। लिखने से क्या होगा कि आपका दिमाग मेरे पास ही रहेगा। ठीक है, तो जब लिखने से आपका दिमाग मेरे पास रहेगा तो आप जो चीज़ें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ आज हमने ये पढ़ा, थोड़ा लगेगा कि हमने टाइम वेस्ट किया, तो उस टाइम का कुछ हमारे यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है, और जब हम रिवाइज करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए आप लोग नोट्स बना सकते हैं। मैं यही बार बार कहूँगी, हमेशा कहूँगी, जिसको बुरा लगे भैया लगता रहे, उसके लिए मैं माफ़ी भी नहीं मांगने वाली हूँ, लेकिन हाँ, ये तो कहूँगी मैं कि नोट्स आप बनाया करें। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, और मुझे लगता है कि बात भी मानते ही होंगे। तो इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।